औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की स्टूडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CS11 का मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3। इससे पहले हमने मॉड्यूल नंबर 1 के डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने CS की डेफिनेशन और उसके बाद CS की एप्लीकेशंस और उसके बाद CS की डिफरेंट जॉब्स मार्केट में, लोकल मार्केट में, और उसके बाद इंटरनेशनल जॉब मार्केट में CS का हम लोगों ने इनके CS की जो जॉब्स होती हैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं हमने उनको रीड किया था कि कौन सी जॉब्स होती हैं, और उसके अलावा एप्लीकेशन और डेफिनेशन वगैरह हमने डिस्कस की थी। तो आज जो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है, इसमें जो सबसे पहले आप देखें तो ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग होती है। एक ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग है और उसके बाद है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। तो आपका जो कोर्स है ये है ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग होता है कि जिसमें आप तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। यानी कि बहुत, अब आप जिस तरह इस कोर्स में आप करेंगे कि CS1 वैसे तो कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा बड़ी बुक है, ठीक है। इसकी इनकी बहुत वाइड स्कोप है। हर आप एक चीज़ से सेकंड चीज़ निकालते जाएँ, सेकंड से फिर प्रोग्रामिंग, फिर आगे आप चलते हैं तो बहुत सारी यानी कि इसकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन सब को आप थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे किस चीज़ में, CS11 के इस कोर्स में। तो इसका क्या मतलब है कि आप ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग कर रहे हैं। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिसमें तमाम कोर्स को थोड़ा थोड़ा, यानी कि आप CS1 कंप्यूटर साइंस पूरा बहुत बड़ा स्कोप है, इसकी आप हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। इसी तरह डेप्थ फर्स्ट लर्निंग वो होता है जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर कोर्स को एक डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। एक डिटेल में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप कवर करते हैं, यानी कि उसको A to Z आप जानने की ट्राई करते हैं, तो उस टाइम आप कौन सी लर्निंग कर रहे होते हैं, डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। और जो ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग है वो कौन सी लर्निंग है कि जिसमें आप तमाम टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। पूरी बुक के तमाम टॉपिक्स को आप देखते हैं। और ये जो हमारा CS11 का कोर्स है ये भी ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग के ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नीचे लिखा वी विल कवर, इसमें उसने बता दिया कि हम क्या चीज़ कवर करेंगे। उसके बाद देखें इंट्रोडक्शन टू टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। सबसे पहले यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स को आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्च इंजन यूजेज टेक्निक्स के मुख्तलिफ सर्च इंजन्स को यूज़ कैसे किया जाता है, यानी कि गूगल वगैरह हैं, इनको यूज़ किस तरह किया जाता है, वो मुख्तलिफ टेक्निक्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटर्स की जो हिस्ट्री है कि कब कंप्यूटर्स ईजाद हुए, उसके बाद कब इनमें यानी कि चेंजेस आई, कौन सी चेंजेस आई, कब आई, किसने चेंजिंग की। तो ये सारी चीज़ें यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग आप लोग रीड करेंगे। उसके बाद डाटा स्टोरेज, कि डाटा जो आपके कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके हार्डवेयर में मौजूद होता है, और उसके बाद जब भी आपको चाहिए होता है तो वो कंप्यूटर आपको रिट्रीव कर देता है। तो यानी कि डाटा आपका हार्डवेयर में स्टोर होता है। तो ये सारी चीज़ भी आप, इसके पीछे क्या साइंस है, ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं कि डाटा में हेरा फेरी करना, यानी कि डाटा में चेंजिंग करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस चीज़ को आप पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में ये जो यानी कि कैलकुलेटर होता है ये किस तरह परफॉर्म करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन सी साइंस है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप डिस्कस करें। डाटा मैनिपुलेशन होता है डाटा में चेंजिंग करना, क्योंकि जब आप कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो और फॉर्म में होती है। अब जब आप उसको दो यानी कि मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं, तो अब वो चीज़ और बन जाती है। फ़र्ज़ करें एक आपके पास 6 है, एक आपके पास 3 है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो अब ये आप क्या कह रहे हैं, डाटा में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो ये किस तरह परफॉर्म करता है कंप्यूटर, ये सारी चीज़ भी आप लोग इस कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि किसी भी सिस्टम को या किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है, जिससे जो यानी कि बिल गेट्स ने ईजाद की हैं। तो ये सारी चीज़ भी आप लोग इसमें कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद नेटवर्किंग एंड इंटरनेट नाम से ज़्यादा और इसको आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी यानी कि जिस तरह मैंने पहले बात की है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देते हैं किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हमने पिछले लेक्चर में इसकी बात की थी कि एल्गोरिथम क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट यू प्रोवाइड टू कंप्यूटर टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क, कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को हल करने के लिए कंप्यूटर को जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो क्या होता है, एल्गोरिथम। मैंने पिछले लेक्चर में इसकी एग्जांपल दी थी कि जब आपको चाय बनानी होती है, ठीक है, तो चाय का एक मुकम्मल तरीक़ाकार है, पहले क्या करना है, देन क्या करना है, सेकंड, यानी इस तरह सो ऑन आपने क्या करना है, कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करना है तो आपकी चाय अच्छी बन जाएगी। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे चाय तो बन जाएगी या मुमकिन है ना बने, अगर बन भी गई तो किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए यानी कि आपको जो रिकॉर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा।
तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि एक तरतीब में आपको एक चीज़ देनी होती है, और इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाता है एल्गोरिथम्स। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो आज यानी कि वो प्रोग्रामिंग जिस लैंग्वेज में की जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में की जा सकती है। तो इस चीज़ में आप लोग यानी कि C++ इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये चीज़ भी आप लोग इस CS11 के कोर्स में यानी कि लर्न करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो आप उसकी A to Z जानेंगे कि सबसे पहले एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि मुझे फ़लाँ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो अब वो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट यानी कि स्टार्ट में रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद उसकी गैदरिंग वगैरह हर चीज़ करने से फिर डिज़ाइनिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, और फिर जब तक आप उसको दे ना दें, यानी कि किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसकी रिलेटेड पहले आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, उसके बाद आपने उसको डिज़ाइन किया है, उसके बाद आपने उसको अप्लाई किया है, उसके बाद आपने उसकी टेस्टिंग किया कि ये ठीक है ये गलत है, और उसके बाद एंड पर आपने उसे अपने कस्टमर को जो उसको सॉफ्टवेयर चाहिए था वो दे दिया। ठीक है, तो ये आपने क्या यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक ही सॉफ्टवेयर के मतलब आपने A to Z जानने की ट्राई किया। उसके बाद डाटा एब्स्ट्रैक्शंस है, और उसके बाद डाटाबेस सिस्टम है। डाटाबेस सिस्टम होता है कि जिसमें यानी कि ये कंप्यूटर की एक मेमोरी सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें आपकी स्टोर होती हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS इसको कहा जाता है। ठीक है, DBMS ये आपने याद रखना है, क्विज में आ सकता है कि DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर के एक यानी कि वो मेमोरी सिस्टम है जिसके अंदर आपके कंप्यूटर की चीज़ें स्टोर होती हैं, और जब भी एक ही कंप्यूटर को मुख्तलिफ लोगों ने असेस करना होता है, ठीक है, तो फिर आप कौन सा यूज़ करते हैं, डाटाबेस सिस्टम यूज़ करते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम से ज़ाहिर है कि मसनूई जहानत। मसनूई जहानत का मतलब है कि ऐसी मशीन्स को तैयार करना जी व्यूअर्स, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग बात करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ऐसी मशीन्स होती हैं जिनको तैयार किया जाता है इंसान, यानी कि आप ये कह दें कि जो काम आपने एक इंसान से लेना होता है उस काम को करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक मसनूई आप ये कह दें मसनूई ज़हानत को तैयार किया जाए। मसनूई ज़हानत लाजमी बात है, मशीनों को, ऐसी मशीनों को तैयार किया जा सकता है जो एक इंसान के तौर पर यानी कि काम कर सकें, जिनकी जो मेंटल लेवल है वो इंसान से ज़्यादा हो। ठीक है, उनको ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनके उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि वो इंसान वाला काम कर लें लेकिन इंसान से कहीं ज़्यादा आगे यानी कि एडवांस वो काम कर लें। तो इस चीज़ को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कि आप इसमें कोर्स में CS के जो इम्पैक्ट्स हैं ऑन सोसाइटी के ऊपर, CS के कंप्यूटर साइंस के जो इम्पैक्ट्स हैं चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उस चीज़ को भी आप इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम एंड इंटरनेशनल लॉज, कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपको पता है कि हर चीज़ में इंटरनेशनल लॉज या आपके जो नेशनल लॉज होते हैं वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर्स के अंदर भी इंटरनेशनल लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर के अंदर आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी और की बनाई हुई चीज़ को आगे सेल नहीं कर सकते। इसी तरह किसी और की चीज़ को बनाई हुई यानी कि चीज़ को आप अपना नाम नहीं दे सकते। अगर आप इस तरह करते हैं तो वो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम या फिर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देता है। इस तरह अगर आप यूट्यूबर्स हैं तो आपको पता होगा कि यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप किसी का यानी कि कंटेंट यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह ही कंप्यूटर के अंदर भी इंटरनेशनल लॉज होते हैं। तो यानी कि तमाम इंटरनेशनल लॉज जो ये डाटा एंड प्राइवेसी के रिलेटेड है, इसको भी आप लोग इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे अंदाज में बना सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स किस में बनते हैं, आप सबको पता है, MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस कोर्स में CS11 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी डिटेल में और इसके तमाम फंक्शन जो है उनको आप लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट यानी कि प्रेजेंटेशन किस तरह बनाई जाती है, किस तरह ऑनलाइन कौन सी एप्लीकेशन से कौन से सॉफ्टवेयर से प्रेजेंटेशंस को बनाने में आपके लिए काफ़ी आसानी होती है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ की एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसके अंदर आप रहते हुए एक अच्छी से अच्छी यानी कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको एनिमेशन वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट यानी कि तरीक़ों से आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन को एक इंतहाई अच्छे अंदाज में बना सकते हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का मतलब है कि आप लोग इसमें MS एक्सेल को भी आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे CS11 के कोर्स में। और उसके बाद डेटाबेस MS एक्सेस, database learned about will be implemented using database management tool like Microsoft Access। तो इसमें आप यानी कि DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस चीज़ को भी आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेब पेज डेवलपमेंट, कि इसमें आप ये चीज़ भी यानी कि सीखेंगे कि किस तरह
एक वेब पेज डिवेलप किया जाता है। और उसके बाद ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 2। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3, ये इंतहाई आसान सा है, छोटा सा, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मुश्किल नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसको आप देखें, सर्च इंजन्स। सर्च इंजन इसमें और कोई यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सर्च इंजन नाम से ज़ाहिर है कि सर्च और इंजन यानी कि जिस चीज़ के ऊपर आप जाकर सर्च करते हैं तो ये आपका सर्च इंजन होता है। फॉर एग्जांपल गूगल, बिंग और याहू वगैरह, और भी काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो 3 है उनका बताया गया है, गूगल, उसके बाद बिंग एंड याहू। ये मुख्तलिफ सर्च इंजन हैं। आपको गूगल का तो पता होगा, याहू का भी शायद आपको पता हो, और बिंग भी इसी तरह एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर आप यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करते हैं। उसमें आप देखें तो यहाँ पे जो स्क्रीन शॉट मैंशन है, इसमें आप देखें गूगल 90.31%। तो 90.31% यानी कि इसके ऊपर जो एक्यूरेसी है, या जितने यूज़र इसको यूज़ करते हैं, या जितने यूज़र्स की प्रायोरिटी है, तो गूगल की देखें सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपको मोस्टली इन 95% ऑफ केसेस आपको गूगल के साथ जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बिंग या याहू। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप बिंग या फिर आप याहू को या कोई और जो सर्च इंजन है उसको आप यूज़ करें, यूज़ ना करें। लाजमी नहीं कि सिर्फ आप गूगल ही यूज़ करें, और भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गूगल इस तरह के जो मोस्टली यानी कि यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे कि जब भी आपने सर्च करना होता है, ठीक है, www, उसके बाद स्लैश, ठीक है, उसके बाद www.google.com। तो इस तरह का जो यानी कि पेज होता है आपका, वहाँ पे आप ये चीज़ लिखते हैं तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेरेंस आ जाता है, ठीक है। सर्च इंजन में जैसे ही आप जाते हैं, इस तरह का www.google.com आप मेंशन करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का इंटरफेरेंस मोबाइल पे भी आ जाता है, और कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर भी अगर आप गूगल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाता है। उसमें आप देखें सबसे पहले क्यूरी, कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, यानी कि जो भी चीज़ आपको चाहिए इंटरनेट से, उसको आप क्या कहेंगे, क्यूरी, ठीक है। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आप याहू पे जाके सर्च करेंगे, आप बिंग पे जाके सर्च करेंगे, या आप कहीं और जाके सर्च करते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी मसला है तो इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, क्यूरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्जांपल आपको ये जानना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आप वहाँ पे सर्च करेंगे किस चीज़ के ऊपर, गूगल के ऊपर, या फिर आप सर्च करेंगे बिंग के ऊपर या याहू के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर। उसके बाद हाउ गूगल वर्क्स, इसमें आप देखें ट्राई सर्चिंग ऑन गूगल। सबसे पहले आपने यानी कि सर्च करना एयरपोर्ट। अगर आप सर्च करेंगे एयरपोर्ट, गूगल को आपने ओपन कर लिया, आपने वहाँ पे सर्च किया एयरपोर्ट, जैसे ही आप एयरपोर्ट सर्च करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी दुनिया के, यानी कि जो कुछ बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगे। इस तरह अगर आपके यानी कि जो पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, पाकिस्तान की लोकेशन आपकी ऑन है, तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, विकीपीडिया, तो ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत वाइड स्कोप में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए, अगर आपने ये जानना है कि आपके एरिया के करीब कौन सा एयरपोर्ट है, तो इधर आप देखें सेकंड पॉइंट में ये वेयर इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, कि क्लोजेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। तो उसके बाद आप जैसे ये सर्च करेंगे, पहले आपने एयरपोर्ट सर्च किया, बहुत वाइड यानी कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ओपन होगी जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप अगर ये सर्च करेंगे वेयर इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, कि करीबी एयरपोर्ट कहाँ है, या आपकी लोकेशन के करीबी एयरपोर्ट कौन सा है, तो फिर जैसे आप ये सर्च करेंगे उसके बाद गूगल आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा, और वो यानी कि रिकग्नाइजेशन करने के बाद वो आपको बता देगा कि आपके एरिया के करीब कौन सा जो एयरपोर्ट है वो ज़्यादा करीब है। और उसके बाद इस तरह अगर आप सर्च करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अगर आप सिर्फ लिखते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हर चीज़ ओपन हो जाएगी, उनकी मेन वेबसाइट्स, ठीक है, और उनके मुख्तलिफ कैंपसेस की डिटेल हर चीज़ ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, तो उसके बाद जो चीज़ ओपन होगी, आप ये इसको बेशक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। तो उसके बाद आपके पास से मुख्तलिफ मैप्स ओपन होंगे इस्लामाबाद कैंपस के जो मैप्स है, और उसके बाद डायरेक्शन, आप उस जो मैप के ऊपर ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे, ये कैंपस कहाँ पे वाक़ है, तो इस चीज़ को आप इजीली जान लेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ माइक्रोफोन, कि कई दफ़े ऐसा होता है कि आपको स्पेलिंग का मसला होता है, ठीक है। अगर आप सर्च करें, आप वर्चुअल के बजाय आप विचुअल सर्च करें, VITUAL, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, अब गूगल इसको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, वो फ़ौरन समझ जाता है कि ये जो यानी कि सर्च करने वाला है, तो इसकी जो क्यूरी है ये यही है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ये जानना चाह रहा है। तो स्पेलिंग का इतना ख़ास रोल नहीं होता, लेकिन मेन चीज़ कि आपको सर्च की टेक्निक आनी चाहिए। अब आपको ये जानना है कि आपने ये आपके घर के करीब कौन सा एयरपोर्ट है, लेकिन आप सर्च मुसलसल ये कर रहे हो कि एयरपोर्ट्स, तो फिर आपको कुछ भी नहीं पता चलना, ठीक है। सर्चिंग भी एक टेक्निक है, ये हर बंदे को नहीं आती, इसके लिए थोड़ी सी इसके पीछे साइंस होती है, उसको समझना पड़ता है। जो चीज़ आपको चाहिए, आप वो चीज़ अगर गूगल को सही अंदाज में समझाएं
तो गूगल लाजमी बात है कि आपका मसला सॉल्व आउट कर देता है, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ माइक्रोफोन, कई दफ़ा स्पेलिंग मसला, जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ, तो स्पेलिंग का मसला जब भी होता है तो उसके बाद गूगल आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप माइक्रोफोन में बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इस स्क्रीनशॉट में ये आपको गूगल के नीचे सर्च एक यानी कि ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है, इसके सामने आप देखें एक माइक्रोफोन का लोगो बना हुआ है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप वॉइस में यानी कि गूगल को अपना मसला बताएं, अपनी क्यूरी बताएं, तो उसके बाद वो उसको खुद ब खुद टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको जो क्यूरी यानी कि आपको जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको फ़ौरन प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद फ्लिपा कॉइन। फ्लिपा कॉइन क्या मतलब कि जब भी आप यानी कि कोई क्रिकेट की गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, आपने टास्क करवाना है, या कहीं भी आपने टास्क करवाना है, ठीक है, तो आपके पास सिक्का मौजूद नहीं है, तो अब भी गूगल आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप गूगल पे सिंपली माइक्रोफोन ओपन करें, माइक्रोफोन ओपन करने के बाद सिंपली वहाँ पे आप फ्लिपा कॉइन वॉइस में बोल दें। उसके बाद गूगल खुद ब खुद उसको रिकॉर्ड करके आपको बता देगा हेड है या टेल, कभी हेड आ जाएगा, कभी टेल आ जाएगा। इसी तरह आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं, खुद सर्च कर सकते हैं कि फ्लिपा कॉइन। उसके बाद क्यूरी फॉर्मेशन। अब क्यूरी फार्मूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कई दफ़े ऐसा होता है कि गूगल पे चीज़ मौजूद होती है लेकिन उसकी वर्डिंग और होती है, लेकिन आप जो चीज़ सर्च कर रहे हो तो उसकी वर्डिंग और होती है, तो अब लाजमी बात है कि जो चीज़ आप सर्च करें वो आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप वहाँ पे आपके सर में दर्द है और वहाँ पे लिखते हैं हेड हर्ट्स मेडिसिन, हेड हर्ट्स, जिस तरह आप ये देखें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप देखें हेड हर्ट्स कि अब इसका मतलब तो यही कि सर में दर्द या सर में यानी कि पेन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है। जब भी आप हेड हर्ट सर्च करेंगे हेड हर्ट्स मेडिसन्स, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये इरेलीवेंट चीज़ें ओपन हो जाएंगी, क्योंकि जो हेड हर्ट्स है ये कोई लफ्ज़ नहीं, ये आपने अपने से बनाया है, लेकिन मेडिकल के लैंग्वेज में यही लफ्ज़ इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, हेडेज। ये आप नीचे देखें हेडेज लिखा हुआ है, तो जब आप ये लिखेंगे कि हेडेज मेडिसन्स, तो उसके बाद अब आपको सर दर्द की वहाँ पे दवाइयाँ गूगल बता देगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे हेड हर्ट्स मेडिसिन, तो उसके बाद आपके लिए जो मेडिसिन जो आप यानी कि सर्च करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आपको किसी भी सूरत नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप लिखेंगे हेड ऑफ़ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद ये चीज़ आपको ओपन नहीं होगी, ठीक है। इससे आपका यानी कि जो उसका यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस के सर हैं उनके ऑफिस वगैरह के अपने वो यानी कि मैप्स वो कहाँ पे वाकई, ये सारी चीज़ इर्रेलेवेंट चीज़ें ओपन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे रिएक्टर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, रिएक्टर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अब कोई भी यानी कि यूनिवर्सिटी की जो हेड होता है ना, तो उनको रिएक्टर कहते हैं, उनको आप हेड नहीं कह सकते हैं। हेड आपके तौर पर वो है कि आप समझते हैं कि वो हेड है, आपने गूगल पे सर्च किया हेड ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो रेलिवेंट चीज़ें ओपन नहीं होंगी जो चीज़ आप जानना चाह रहे होंगे। लेकिन जैसे आप सर्च करेंगे रिएक्टर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो यानी कि रिएक्टर हैं, सीधे लफ्ज़ जिन्हें कहते हैं कि जो सारे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी जिनके कंट्रोल में, तो उनकी मुकम्मल डिटेल, ठीक है, उनके ऑफिस की डिटेल और उनका पर्सनल ईमेल वगैरह हर चीज़ कॉन्टैक्ट इन्फो आपके सामने आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 मॉड्यूल्स क्लियर हो गए होंगे। पहला मॉड्यूल हमने पहले डिस्कस किया था, आज की वीडियो में मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 को हमने डीपली डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।